हेलो एवरीवन, आज की जो डिस्कशन हमारी रहने वाली है वो इकोनॉमी पे रहने वाली है। उम्मीद करते हैं मेंस की जो प्रेपरेशन है आपकी अच्छी चल रही होगी। और कुछ चीज़ें हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्टिमुलेटर सेकंड जो है वो हुआ था, और उसमें इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो हैं वो एक बार डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है उन क्वेश्चंस को और ज़्यादा इनहेंस जो है वो किया जा सकता है। इससे पहले हम इसको शुरू करें तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए, ठीक है। वो जो है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इसके कुछ बेसिक से पॉइंट है जो आप लोग जो है वो तैयार कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं एक देता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जब भी रिलीज किया जाता है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक चैप्टर होता है, ठीक है। अब उस लेसन में आप क्या करो कि 2 से 3 लाइनें जो है वो ऐसी तैयार कर लो कि इसमें स्पेसिफिक सेक्शंस हैं। जैसे मान लो रेलवेज आ गया, जैसे एविएशन सेक्टर आ गया, शिपिंग आ गया, ठीक है। जब भी आपने इस पे क्वेश्चन जो है वो लिखना शुरू करना है तो 1-2 लाइनें हैं जो आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट वहां पे कर सकते हो। दूसरा ये है कि उन लाइनों से आपका जो क्वेश्चन है उसकी जो वैल्यू है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वहां पे जो व्यू पॉइंट लिखने हैं, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को जो है वो लिख देते हो तो फिर क्या होता है, क्वेश्चन और ज्यादा इनहेंस हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको देखो ध्यान से। What are non-tax revenues? Okay, and how does it help in enhancing Indian receipt and optimizing fiscal deficit? ठीक है, सबसे पहले बजट के बारे में जानते हैं कि बजट जो है वो होता क्या है। ठीक है, बजट में 2 चीजें हैं। क्या क्या 2 चीजें हैं? जो पैसा हमारे पास आया, बिल्कुल ठीक, और जो एक्सपेंडिचर करना है। क्लियर है यहां तक? अब इसके 2 सेक्शन है, रेवेन्यू और कैपिटल। अब इसके भी 2 सेक्शन है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां तक किसी को कोई इशू? क्लियर है सबको? अब अगर मान लो इस सेक्शन को हम लोग डिवाइड करें तो 2 सेक्शन जो है वो बन जाते हैं। पहला सेक्शन क्या बन गया? डेप्ट। दूसरा नॉन डेप्ट। क्लियर है सबको यहां तक? अब एक्सपेंडिचर के केस में क्या होगा, वो एक्सपेंडिचर जो कि एसेट क्रिएशन कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर जो एसेट क्रिएशन करे। क्लियर है यहां तक? अब रेवेन्यू रिसिप्ट के केस में अगर बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टैक्सेबल और एक होता है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है? जो एसेट क्रिएशन जो है वो नहीं करता, यानी कि वो पैसा जिससे कोई भी रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं होता, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल तो होगा लेकिन शॉर्ट टर्म में उससे कोई फायदा नहीं हमें होने वाला, ठीक है। अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो इसकी अगर मैंने एग्जांपल देनी होगी तो पेंशन्स जो है वो इसकी एग्जांपल में आएगा। और अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई इंडस्ट्री लगा दी और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया तो वो जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो इसमें पूछा गया व्हाट आर नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट में नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, तो उसी कंटेक्स्ट में इंट्रो जो है वो हम लिखनी शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में आएगा कि सर ये क्वेश्चन क्यों आया, या फिर इस क्वेश्चन की रेलेवेंस जो है वो कैसे हम लोग सोच सकते हैं। तो पहली चीज जो अपने माइंड में सोचनी है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को इंक्रीज कर देती है, क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है, तो उसके चलते क्या होगा, लोगों के पास कम पैसा बचेगा जिसको वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर ऑन दिस? अगर इसके थ्रू इंक्रीज किया जाएगा फिर क्या होगा, फिर गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा वे है कि नॉन टैक्स रिसिप्ट जो है, पहले ये बताओ होता क्या है, और अगर हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है वो भी हमें देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? मेजरली इसको एक सिंपल तरीके से समझो, मान लो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? अब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो कुछ लोन्स प्रोवाइड करता है। क्लियर ऑन दिस? तो लोन्स अगर प्रोवाइड कर रहा है तो स्मॉल को भी करेगा और बिग हाउसेस को भी करेगा, जैसे कि अदानी अंबानी हो गया। अब अगर कई बार गवर्नमेंट जो है वो LIC के लिए या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए पैसा जो है वो बैंक से ले लेती है, तो बैंक के पास कम पैसा रह जाता है। क्या रह जाता है? कम पैसा रह जाता है। अब ये जो कम पैसा है ये किसको चाहिए?
अदानी और अंबानी को चाहिए मान लो किसी प्रोजेक्ट के लिए, अगर उन्होंने बैंक को अप्रोच किया, अगर उन्होंने बैंक्स को अप्रोच किया तो बैंक उनको जो पैसा देगा वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। अब अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा तो वो जो है वो इस चीज से डिस्करेज होंगे कि हम लोन ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है। अब इसी चीज को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्लियर है सबको? अब इसको देखते हैं कि इसका जो मेजरली आंसर था वो आपने कैसे लिखना था। सबसे पहले जो है 7.5 मिनट्स जो है वो बोला जाता है एक आंसर को लिखने के लिए चाहिए होते हैं। उसमें से हाफ मिनट जो है आप ये करो कि स्ट्रक्चर एक डिफाइन कर लो कि हमने क्वेश्चन जो है वो क्या लिखना है, उसमें मेजर जो अपनी इंट्रोडक्शन है वो क्या रहने वाली है, या फिर उसमें मेजर जो हेडिंग्स होंगी वो क्या क्या रखनी है। अब उसके बाद जो है इजी हो जाता है क्वेश्चन लिखना। एग्जाम्पल, सबसे पहले जो है हम क्या लिखेंगे, इंट्रो, जिसमें बेसिक डेफिनेशन ऑफ किसकी हो जाएगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू की बेसिक डेफिनेशन, नॉन टैक्स रेवेन्यू की बेसिक डेफिनेशन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जैसे जैसे हम आगे उसको क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, हाउ डज इट हेल्प इन एनहेंसिंग इंडियाज रिसिप्ट एंड ऑप्टिमाइजिंग फिस्कल डेफिसिट। इंडिया की जो ऑप्टिमाइज करना अगर फिस्कल डेफिसिट को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो है वो इसी को बना लो, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, जो इसमें आगे क्या लिखोगे आप लोग कि इनहेंस इन इंडिया रिसिप्ट एंड ऑप्टिमाइजिंग फिस्कल डेफिसिट। ये एक इंट्रो जो है वो हमारी बन जाएगी, मतलब ये एक हेडिंग जो है वो हमारी बन जाएगी। क्लियर है सबको? और लास्ट में जो है वो आप कंक्लूजन जो है वो लिख दोगे। क्लियर है? अब एक बार आंसर को भी देख लेते हैं कि आंसर में क्या डिस्कस किया गया है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो लिख दी जाती है, तो जिसमें क्या है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू आर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ए गवर्नमेंट फिस्कल फ्रेमवर्क इनकम्पासिंग ऑल द रिसिप्ट विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द टैक्सेशन। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बताया कि वो सब रिसिप्ट जो टैक्सेशन के थ्रू सरकार के पास नहीं आई है, जो कि नॉन टैक्स हैं, उनको जो है वो ये बोला जाता है। इसमें क्या कुछ आ जाएगा उसको भी एक बार देख लेते हैं। डिराइव फ्रॉम टैक्सेशन, नॉट डिराइव फ्रॉम टैक्सेशन। In context of India, non-tax revenue play a significant role in augmenting government receipt, therefore reducing reliance on the borrowing and the fiscal consolidation. Clear है? यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है चीज़ों को लेने का उसको कम करेगा। गवर्नमेंट अगर लोन के हेल्प में लेगी वो पैसा तो उसको रीपे करना होगा, जिसके चलते जो है वो लॉन्ग टर्म में लोगों को और सरकार को नुकसान है। तो नॉन टैक्स जो रिसिप्ट होती हैं इसको अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलेगा इकोनॉमिक टर्म्स में। ठीक है, तो व्हाट आर द नॉन टैक्स रेवेन्यूज। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। फीस एंड चार्जेस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, नेचुरल रिसोर्सेज से जो रॉयल्टी आती है, सेल ऑफ एसेट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, ये सब चीज़ें जो है वो किस में आ जाती हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाती हैं। यहाँ तक कोई इशू? अब इन्होंने जो है वो यहाँ पे बोला क्या है इसको देखते हैं। व्हाट आर नॉन टैक्स रेवेन्यूज। पब्लिक फाइनेंस इम्प्रूव ओनली इन 2 कंडीशन। पब्लिक फाइनेंस जो है वो 2 कंडीशन के चलते जो है वो इनहेंस होता है। पहली कंडीशन क्या है कि इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। अगर हम लोग सरकार का रेवेन्यू इंक्रीज कर दें, और रेवेन्यू किससे इंक्रीज करेंगे, या तो टैक्सेस से रेवेन्यू इंक्रीज किया जा सकता है या फिर अदर सोर्सेज से। ये पहला चीज हो सकता है कि अगर मान लो हम लोगों ने क्या करना है, पब्लिक फाइनेंस को इम्प्रूव करना है। सेकंड, हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकंड, if both are fulfilled or any one of them is fulfilled, which reduce the burden on the government, especially its debt, facilitates public finance available for the human capital development by augmenting and country's social infrastructure। ठीक है, इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है इस पे, इन्होंने ये लिखा है कि अगर दोनों जो है वो कम या ज़्यादा होंगे, इसके चलते जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए पैसा जो है वो कम बचेगा। ठीक है, तो इसको बहुत वाइजली जो है हम लोगों को करना होता है। और नेक्स्ट इसको जो है वो लीव कर दो, और ये देखो क्या बोला गया है, NTR इन इंडिया रिसिप्ट एंड ऑप्टिमाइजिंग फिस्कल डेफिसिट। इसको करने का तरीका जो है वो क्या क्या हो सकता है, जैसे उन लोगों ने वेज पूछे हैं ना। अगर आप बजट वाला चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में रीड करेंगे तो उसमें भी ये रिकमेंडेशन दी गई है। अब रिकमेंडेशन क्या है तो समझते हैं। पहला जो है वो बोला गया है एसेट मोनेटाइजेशन।
एसेट मोनेटाइजेशन क्या होती है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई एसेट है, अब हम लोगों ने क्या किया, वो एसेट जो है वो किसी को दे दिया, अब वो कुछ सालों के लिए दिया गया होगा, अब उससे जो पैसा आएगा वो एक्चुअल में क्या है, वो ना तो टैक्स से पैसा आ रहा है, यानी कि लोगों के ऊपर जो उसका बर्डन है वो कम हो रहा है, ठीक है, लोगों के ऊपर उसका बर्डन नहीं है, और ना ही हमने किसी तरीके का लोन लिया। हमने किया क्या, सरकार के पास जो कोई भी चीज़ बची हुई थी, मान लो ज़मीन थी, उसको किसी व्यक्ति को दे दिया, वो जब तक उसको यूज़ करेगा वो पैसा रीपे करेगा, और जब तक वो करता रहेगा उसी से जो है गवर्नमेंट बजट जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होता चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। अगर डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो डीपम, व्हाट डू यू मीन बाय डीपम? डीपम मींस डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इसके केस में क्या होता है कि माइनर स्टेक्स जो है किसी भी पीएसयू के, माइनर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है और मेजर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसको समझते हैं। माइनर डिसइन्वेस्टमेंट के केस में क्या होगा कि हमने, अगर मान लो ये हमारी कंपनी है, उसका कोई स्मॉल हिस्सा जो है वो हमें क्या किया, प्राइवेट लोगों को सेल कर दिया, अब इसको बोलते हैं माइनर डिसइन्वेस्टमेंट। मेजर के केस में वो 50% से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कंप्लीटली अगर डिसइन्वेस्टमेंट बोला गया तो इसका मीनिंग ये नहीं होता कि कोई सरकारी कंपनी को फुली जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, इसमें कुछ जो है परसेंटेज है जो कि दे दी जाएगी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, सब्सटेंशियल डिविडेंड, यानी कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट को कुछ पैसा देता है, उस पैसे से भी हम जो है वो नॉन टैक्स रिसिप्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये भी एक रिकमेंडेशन है। फीस एंड चार्जेस तो इस केस में भी किया जा सकता है, जिसमें रेलवे और इन सब से जो रेवेन्यू आने वाला है उसको बूस्ट किया जा सकता है। क्लियर है सबको? तो ये सब तरीके हैं जिसके चलते जो है वो क्या किया जा सकता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट जो है उनकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, ताकि बजट जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो पाए। क्लियर है? अब यही कुछ रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिए गए थे वो भी देखते हैं कि सी रंगराजन जो है, जो कि फॉर्मल आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन जो है वो दी थी, जो कि बेसिकली इसी चीज़ के बारे में थी कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो देखा जा रहा है, और क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब इकोनॉमी के लिए अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो डिस्करेज करता है प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने में। अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो उस चीज़ के चलते इंडिया की जो ओवरऑल जीडीपी है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी में कि मनी की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो मुझे किसी ने पैसे दिए, अब मैं अगर मार्केट में जाके वो 4,000 रुपये या 5,000 रुपये खर्च कर देता हूँ, तो उसके चलते होगा क्या, उसके चलते उन लोगों के पास पैसा आएगा और आगे इसकी सर्कुलेशन और इम्प्रूव होगी। यानी कि कुछ सेक्शन जो है अगर वो डिमांड को इंक्रीज कर दे तो सर्कुलेशन जो होती है मनी की वो इंक्रीज हो जाती है, और उसका ओवरऑल बेनिफिट इकोनॉमी में देखने को मिलता है। जितनी ज़्यादा सर्कुलेशन फास्ट होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है ये सबको? तो इसकी कंक्लूजन भी जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से ही आप जो है वो लिख सकते हैं, तो ये सब चीज़ें मेंशन की गई। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सबको? ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, enumerate the new form of subsidies that should be added in revamping the Indian economy and achieving विकसित भारत by 2047। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन जो है वो किसके ऊपर पूछा गया है? क्वेश्चन जो है वो न्यू फॉर्म्स ऑफ सब्सिडीज के ऊपर पूछा गया है, यानी कि जो पुरानी सब्सिडीज है, जैसे कि एग्रीकल्चर के केस में दी जाती थी, तो उन सब चीज़ों के ऊपर नहीं, जो न्यू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ एंगल्स होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 7.5 मिनट एवरेजली लगते हैं एक आंसर को लिखने के लिए, तो उस केस में कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने माइंड में बिल्ड कर लो। जैसे जो हमारी इंट्रोडक्शन होगी उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करो। जैसे कि इनोमिनेट द न्यू फॉर्म ऑफ सब्सिडीज दैट शुड बी एडेड इन रिवैम्पिंग द इंडियन इकोनॉमी एंड अचीविंग विकसित भारत। अब इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में एक लाइन दे दो, और विकसित भारत के केस में हम अपनी इकोनॉमी को जो है कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं इस चीज़ का रेफरेंस दे दो, तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपने चीज़ें लिखनी है, जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चन जो है इसी के बीच में से हेडिंग्स जो है वो निकल आते हैं, तो हम
हेडिंग क्या बनाएंगे, न्यू फॉर्म ऑफ सब्सिडीज फॉर द विकसित भारत, न्यू फॉर्म ऑफ सब्सिडीज फॉर विकसित भारत। अब इस केस में जो सब्सिडीज हैं उनको क्या करो, नेक्स्ट पेज में डिवाइड कर लो कि हम लोग किसके ऊपर डिस्कशन जो है वो अपनी रखने वाले हैं। मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, इससे ज़्यादा करोगे तो वर्ड लिमिट भी एक्सीड कर जाएगी। अब इसमें जो पहली चीज़ आप लोगों ने लिखनी है उसके ऊपर ध्यान दो कि फर्स्ट थिंग जो आप लोग लिखोगे वो लिखो ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन। अब इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इसमें क्या क्या हो जाएगा, पहली चीज जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि सोलर सब्सिडीज जो दी जाती हैं उसको और ज्यादा इनहेंस करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोलर सब्सिडीज। क्लियर है यहाँ तक। और दूसरा जो है ग्रीन टेक सोल्यूशंस है, तो ईवी व्हीकल्स भी जो है वो इसमें आ जाएगा। अब ईवी व्हीकल्स के केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर दिल्ली की बात करें या मेजरली कुछ शहरों की बात करें तो वहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ ऐसे व्हीकल चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो कि FAME इस फ्रेमवर्क के तहत जो है वो चलाए जा रहे हैं। और इसमें क्या है कि ये ग्रीन सोल्यूशन है कि जो पोल्यूशन कर रही हैं बसेस हैं, कार्स हैं, तो उन चीज़ों की बजाय इन सब्सटीट्यूट, इसको एज अ सब्सटीट्यूट जो है वो देखा जाए। और अगला जो है वो आप क्या लिखोगे कि डिजिटल इकोनॉमी और AI, डिजिटल इकोनॉमी एंड AI सब्सिडी। क्लियर है ये सबको। अब इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। क्या क्या होंगे, पहली चीज जो है वो आप लोगों को ये देखनी है, AI बेस्ड जो क्लाउड कंप्यूटिंग है या फिर जो नेटवर्क सेंटर्स बनाए जाते हैं उसको और ज्यादा क्या कर दो, सब्सिडाइज करना शुरू कर दो। क्योंकि उन डेटा हाउसेस में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है। अगर आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कुछ आर्टिकल्स भी आए थे जिसमें ये बोला गया था कि अगर हम AI का यूज़ करते हैं तो हमारी जो कंजम्पशन है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती चली जा रही है। और अगर हम उन लोगों को सब्सिडीज देंगे तो उसके चलते क्या होगा, जो AI सेंटर्स हैं वो और ज़्यादा खुलने शुरू होंगे और उसके चलते जो है डेवलपमेंट की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा इसमें क्या जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि जो रूरल इंडिया है यानी कि गांव वाले क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो मोबाइल टेलीफोन जो है वो सबके पास है, लेकिन डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उस केस में इंडिया का जो नंबर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में। तो यही एक रीज़न है कि उन चीज़ों को हम लोग जो है वो इनहेंस नहीं कर पा रहे। प्लस ये भी है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ना केवल ये आता कि उस एरिया में अच्छे सब्सिडीज देके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, बल्कि लोगों को उसका यूज़ करना बताने के लिए भी जो इंफॉर्मेशन उनको दी जा रही है वो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है। तो वो चीज़ें भी हैं जो की जा सकती हैं। तो वो चीज़ें हैं जो जिनको आप जो है वो इस केस में लिख सकते हो और ये बहुत ईजी हो जाता है फिर क्वेश्चन। ठीक है। तीसरा, जैसे ही हम लोग सब्सिडी सुनते हैं तो एग्रीकल्चर माइंड में आता है, तो आप ये लिख सकते हैं एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजीज। अगर कोई भी इनको यूज़ करेगा तो डिजिटल उसके चलते उसको जो है वो इस केस में भी सब्सिडी देनी चाहिए और मिल सकती है। क्लियर है। इससे होगा क्या, प्रिसाइज अजम्पशन जो है वो लगाई जा सकती है कि एग्रीकल्चर कैसे होने वाला है, मॉनसून जो है वो उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी, लो रहेगी, तो उस बेसिस पे फार्मर जो है वो अपनी चीज़ों को उस हिसाब से मॉडिफाई जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ। तो ऐसे करके आप लोग जो है वो इसमें 4-3 जो है ऐसे कुछ डायमेंशंस हैं जो लिख सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग में बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो हाउ टू देम में आप देख सकते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन है उसमें विकसित भारत और इंडियन इकोनॉमी के बारे में लाइंस लिखेंगे। तो जैसा कि लिखा गया है द विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047। ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो इसका एम है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना, विच विल बी इक्वल टू $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और उस समय जो है हमारी सेंचुरी हो जाएगी इंडिपेंडेंस की। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके आंसर को इनहेंस कर देते हैं। इस एम्बिशन गोल नेसेसिटेट्स अ
रोबस्ट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वेयर सब्सिडीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्लूसिव ग्रोथ। ये जो है सब्सिडीज, ये एक मेजर रोल अदा करेंगी उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और मेजरली डिजिटल फ्रेमवर्क को आगे लेके जाने के लिए। अब जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यू फॉर्म ऑफ सब्सिडीज जो है वो कौन कौन सी हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी आप लोग लिख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन सब्सिडीज जो है वो दी जा सकती है। नेक्स्ट ईवी व्हीकल, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। इकोनॉमिक सर्वे में भी ये रिकमेंडेशन जो है वो दी गई थी। डिजिटल इकोनॉमी और एआई सब्सिडीज। अब इस केस में क्या है, एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के चलते भी उनको इनिशिएटिव्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं एमएसएमई सेक्टर, ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर हाउसेस, डिजिटल डेटा हाउसेस जो है वो उनको ओपन करे। रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है वो इसके चलते बढ़ावा दिया जा सकता है, और इसी के चलते एक प्रोग्राम भी चलाया गया था जिसका नाम था पीएम वानी। ठीक है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन सब्सिडीज जो है वो दी जा सकती है, जिसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है वो हो पाए। ऑर्गेनिक और नैनो फर्टिलाइजर के में भी सब्सिडीज का जो प्रोवाइड है वो किया जा सकता है। हेल्थ सेक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और भी कई डायमेंशन है जो आप इस पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसके ऊपर बेस है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर अ नीड टू चेंज द बेस ईयर इन जीडीपी कैलकुलेशन? एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग द बेस ईयर इन जीडीपी एंड कैलकुलेटिंग एंड असेसिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखो, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, एक इंट्रो लिख दोगे। उसके बाद जो है वो आप ये लिखोगे कि बेस ईयर जो चेंज करना है वो क्यों ज़रूरी है, इसका रीज़न क्या है। तीसरा ये लिखोगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, और लास्ट में एक कंक्लूजन जो है वो लिख दी जाए। अब कई लोगों को जो है वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है कि सर हम जब भी इंट्रो लिखते हैं तो अच्छा लिख नहीं पाते, हम क्या लिखें। जैसा कि मैंने बोला, इंट्रो लिखने के लिए कुछ नहीं करना, बस जो पहली लाइन दे रखी है क्वेश्चन में ही, इसी को आप ध्यान से रीड करो। बोला क्या गया है, इज देयर अ नीड टू चेंज द बेस ईयर इन जीडीपी कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो आप लिखोगे वो ये लिखोगे कि जीडीपी होती क्या है। ठीक है, और दूसरा ये लिखोगे कि बेस ईयर जो है वो क्या होता है और इंडियन जीडीपी के लिए बेस ईयर क्या है। जैसा कि आप लोग जीडीपी में क्या लिख सकते हो, इज द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। जो एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको जीडीपी बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब 2011-12 जो है वो एक्चुअल में क्या है, वो बेस ईयर है तो उसको माना जाएगा। ठीक है, लेकिन मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसकी रिकमेंडेशन के थ्रू जो है वो ये बोला गया है कि जो जीडीपी में मेजरली बेस ईयर माना जाना चाहिए या फिर माना जाएगा, वो किसको माना जाए, किस ईयर को माना जाए। आप लोगों ने द हिंदू में जो है वो आर्टिकल्स रीड किए होंगे, तो अगर आप बात करें तो 2022-23, 2022 एंड 23 को जो है वो रेकमेंड किया गया कि इसको बेस ईयर मानो। इसका रीज़न क्या है, इसको एक बार समझ लो। ठीक है, बेस ईयर बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो कंपैरिजन है वो प्रीवियस ईयर से किया जाता है। इस केस में पहली चीज़ ये कुछ इस तरीके से है कि अगर मान लो आपका मेंस की रिजल्ट आया, ठीक है, मेंस के केस में आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपका कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, किसी स्टूडेंट से, और उस स्टूडेंट का नाम है ए। ठीक है, ए वाला जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, यानी कि पढ़ने में बहुत अच्छे नंबर आते हैं उसके, और दूसरा वाला है बी, उससे अगर कंपैरिजन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वीक है, उसके नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आते। तीसरा वाला जो है वो एवरेज स्कोर करता है, जो कि सब लोग स्कोर कर लेते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स जो है वो आपका कंपैरिजन ए वाले से करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ठीक है, तो उस केस में आपका जो नंबर है वो कम दिखाई देगा उनको। बी वाले केस से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, और सी वाले से कंपैरिजन करेंगे तो कुछ हद तक जस्टिफिएबल है, यानी कि वो जस्टिफाइड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जो कंपैरिजन है वो एक एवरेज मार्क्स है। ठीक है, तो अच्छा होगा अगर हम कंपैरिजन इससे करें। तो इससे हमें जो है वो क्या सीखने को मिला कि अगर बेस ईयर जो है उसको रखना होता, वो ना ही जो है वो बूम ईयर को रखेंगे, ना ही कोई ऐसे ईयर को रखेंगे जिस साल में जो है क्या होगा, जिस साल में डिप्रेशन या रिग्रेशन आ रहा है। यानी कि जैसे 2016 की अगर हम बात करें तो उस समय डीमोनेटाइजेशन जो है वो आई थी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जीएसटी आया। उसके बाद 2020 में अगर बात करें तो कोविड आया था। अगर हम इनमें से किसी भी ईयर को जो है वो बेस ईयर मानेंगे तो उसके चलते क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी का कंपैरिजन है
वो बहुत ज़्यादा हमें इंक्रीज होकर दिखाई देगा, जो कि एक्चुअल में नहीं है, जो लोगों को भ्रमित कर सकता है। इसी वजह से कोई ऐसे ईयर को जो है वो मानना चाहिए जिस समय हमारी इकोनॉमी जो है वो ना तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ना ही ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रही थी। तो एक एवरेज ईयर है जो उसको मान लिया जाता है। ठीक है, तो इंट्रो में ये 3-4 लाइनें हैं जो आप लिख सकते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें क्या हमने डिफाइन किया था, इसमें हमने रीजंस लिखने हैं कि रीज़न क्या है। पहला रीज़न जो आप लोग देखोगे वो ये है कि अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उसमें मेजरली जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि हर 5 साल बाद जो है वो अपना बेस ईयर रिवाइज करो। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर हर 5 साल बाद अपना बेस ईयर क्यों रिवाइज करें, इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका मेजर फ़ायदा जो है वो ये होगा कि 5 साल में इकोनॉमी के जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, और डायनेमिक्स अगर चेंज होते हैं तो हमें इजीली उस चीज़ को कंपेयर किया जा सकता है और एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमारे सामने आती है। क्लियर है, पहला वाला जो है वो क्या सिस्टम होगा इसमें कि इंटरनेशनली जो है वो उस चीज़ को किया जा सकता है। दूसरा ये है कि बेस ईयर अगर आप सिर्फ जीडीपी का चेंज करते हो तो वो एक सही चीज़ नहीं है। क्यों, सोचो। ठीक है, अभी मैं आंसर करता हूँ। मेजरली ये होता है कि अगर मान लो आपने जीडीपी का बेस ईयर चेंज कर दिया, लेकिन हमारे पास अदर इंडेक्स भी तो है, जीडीपी डिफ्लेटर है, सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है और आईआईपी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन है। अगर उस केस में बेस ईयर जो है वो हम नहीं चेंज कर रहे तो उसके चलते क्या होगा कि चीज़ें आपस में अलाइंड नहीं है। तो ये भी एक मेजर चीज़ है कि जो बाकी इंडेक्स हैं जिसमें वो बेस ईयर माना जाता है तो हम जीडीपी को भी वही बेस ईयर माने, तो इसमें गलत क्या है। तीसरा जो है वो आप ये लिख सकते हैं इसमें कि पोस्ट पैंडेमिक, जो पोस्ट पैंडेमिक इरा है उस केस में इकोनॉमी के जो डायनेमिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ सेक्टर जो है वो ऊपर नीचे भी गए हैं। अब उसी चीज़ के चलते अगर बेस ईयर को रिवाइज करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी। ठीक है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी ये सही है। क्लियर है ये सबको। तो यहाँ पे कुछ रीजंस लिखे जा सकते हैं 3-4 पॉइंट्स में जो कि बेस ईयर को चेंज करने के लिए कामयाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर अगर मान लो बेस ईयर चेंज हो गया तो इसके फ़ायदे क्या होंगे या फिर इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। पहला जो इम्पैक्ट आप लोगों ने लिखना है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आने लगेंगी वो क्या होगा, इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड इकोनॉमिक इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, और अगर मान लो कोई भी एरिया की कोई भी चीज़ की अगर एक्यूरेसी इंक्रीज होती है तो उसी के आधार पे जो है वो पॉलिसी फॉर्मेशन की जाती है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन सही आई है तो हम जो पॉलिसी मेकिंग करेंगे वो भी अच्छी होगी। तो पहले पॉइंट में ही आपको सेकंड पॉइंट दिखने को मिल जाता है, इजी है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या लिख दोगे, सेकंड पॉइंट आप लिख दोगे कि इनहेंस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये होगा कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होगा आपकी इकोनॉमी पे, अगर पॉलिसी जो है वो वर्क कर रही है तो पॉलिसी ना केवल एग्रीकल्चर के लिए होगी बल्कि इंडस्ट्रीज के लिए भी होगी। तो जो आपके देश के लोकल इन्वेस्टर हैं और जो फॉरेन से इन्वेस्टर हैं उन लोगों का कॉन्फिडेंस आपकी इकोनॉमी के ऊपर आएगा और वो जो है इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो देखी जा सकती है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, सेक्टोरल वेटेज में भी चेंज देखने को मिलेगा और इन्फ्लेशन ग्रोथ या फिर इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करने का मैनर है वो ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। तो ये है बेस ईयर के बारे में, क्या होता आप लोगों ने जान लिया, क्यों चेंज करना चाहिए ये भी आप लोगों ने देख लिया, इसके फायदे नुकसान क्या होंगे ये भी हम लोगों ने देख लिया, और लास्ट में इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे एक कंक्लूजन जो है वो आप लिख दो तो ये एक अच्छा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया अभी 2011-12 है, लेकिन मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये रेकमेंड किया जा रहा है कि 2026 फेब तक जो है वो इसको बेस ईयर माना जाए। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स के मैंने आंसर चेक किए हैं तो वो लिखते हैं जैसे कि इज देयर अ नीड टू चेंज द बेस ईयर ऑफ द जीडीपी कैलकुलेशन, तो लिख देते हैं यस देयर इज अ नीड। ये सब चीज़ें मत लिखो, अपने पर्सनल व्यू पॉइंट नहीं लिखने वहाँ पे। ठीक है, किसके लिखने हैं, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट कमेटी सेटअप की गई है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग है, मॉस्पी है, तो इन सब चीज़ों के रिकमेंडेशन लिख दो, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के लिख दो ये अच्छा माना जाता है। स्ट्रक्चरल इकोनॉमी चेंजेस बहुत ज़्यादा आई हैं, 2016 में मोनेटाइजेशन हुई, डिमोनेटाइजेशन सॉरी, 2017 में जीएसटी आई, पोस्ट पैंडेमिक एरा में जो है वो मेजर चेंजेस आई हैं, तो इस वजह से स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंजेस के चलते बेस ईयर चेंज करना ज़रूरी है।
बेस ईयर के केस में अगर हम लोग ये भी कंपैरिजन करें कि अभी यूपीआई का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप किसी सब्जी वाले के पास भी जाते हैं तो उसके पास भी एक बार कोड, एक स्कैनर होता है, तो लेकिन ये पहले नहीं था, ठीक है। और हमने बेस ईयर मान रखा है 2011-12 को, और उस समय यूपीआई तो नहीं था, तो ये भी एक स्ट्रक्चरल चेंज है जो आई है इकोनॉमी में, तो इस चीज़ के चलते जो है वो बनता है। पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी अब ज़्यादा हो गई है ई कॉमर्स और पेमेंट सिस्टम के चलते, जो कि डिजिटली पेमेंट सिस्टम आ गए हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के चलते, जैसे मैंने बोला कि 5 साल में वो चेंज करना होता है, और अदर इंडेक्स को भी इसमें चेंज करना चाहिए। इम्पैक्ट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इन्हेंसमेंट होगी, ठीक है, क्रेडिट और इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज करेगा, और सेक्टोरल वेटेज भी अच्छी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये किसके ऊपर है, सबसे पहले ये देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द प्राइमरी फैक्टर्स दैट हैव बीन इन्फ्लुएंस द ऑगमेंटेशन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया। वैसा ही जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, 7.5 मिनट्स मिल रहे हैं लिखने के लिए। ये जो प्रोसेसिंग है ये आप लोगों को हाफ मिनट में करनी होगी। पहले सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इंट्रो लिखूंगा, उसके बाद जो है वो क्या पूछा गया है, व्हाट आर द प्राइमरी फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइमरी फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द ऑगमेंटेशन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है। और लास्ट में एक कंक्लूजन जो है वो हम लोग लिख, जो कि एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है वो बताए। सबसे पहले बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। अब इसमें कुछ लाइनें हैं जो आपने लिखनी। अगर हम 1991 के केस में बात करें या फिर सन 2000 के आसपास बात करें, तो आप सबका एज ग्रुप जो है वो उसके आसपास का ही होगा, ठीक है। तो अगर उस केस में बात करें तो उस समय मोबाइल फ़ोन जो है वो एक लग्जरी होता था, लेकिन आज की डेट में वो एक लग्जरी नहीं है, आज की डेट में वो एक नेसेसिटी है जो हो गई है, ठीक है। उसके बिना जो है एग्जिस्ट करना, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और अगर बात करें कुछ फिगर्स की, जो कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिखनी होंगी, कुछ फिगर्स को याद रखिए। इंडिया जो है उसका जो सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है ग्लोबली, अगर हम लोग बात करें, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट है, और मोर देन 1.2 बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इसके। अब इस केस में मान लो आपको फिगर जो है वो याद नहीं आ रही, तो आप ये लिख दो मोर देन 1 बिलियन सब्सक्राइबर, ठीक है। तो ये उस फिगर के आसपास का भी अगर आप लिख दोगे तो फायदा मिल जाता है, आपको कुछ फायदा उसका मिलेगा। और तीसरी फिगर जो आप लोगों ने लिखनी है वो ये है कि जीडीपी में इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी। अगर जीडीपी में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 6.4% की जो कंट्रीब्यूशन है, जो टेलीकॉम सेक्टर जो है वो जीडीपी में करता है। अगर आप इस तरीके से इंट्रो लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाए, ठीक है। ये कहाँ पे आता है, ये किस में आता है, ये आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो स्पेसिफिकली अगर बात करें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में टेलीकॉम सेक्टर आता है, और उसी के केस में जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए जो है वो ऑगमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेजरली बात करें तो सरकार की कुछ पॉलिसीज़ हैं। पहली पॉलिसी जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है, लिबरल और रिफॉर्मिस्ट अप्रोच। गवर्नमेंट की जो अप्रोच है इस सेक्टर में, यानी कि किस सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, वो एक लिबरल और रिफॉर्मिस्ट अप्रोच है। यानी कि गवर्नमेंट जो है उसको क्या करना चाहती है, उसको इंक्रीज करना चाहती है, उसको इन्हेंस करना चाहती है। ये चीज़ें हमें कैसे देखने को मिलती हैं, इसको भी देखो। ये चीज़ें हमें ऐसे देखने को मिलती हैं अगर हम बात करें पीएलआई स्कीम की, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर को रखा गया है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो किस पे आप लिख सकते हो, पीएलआई स्कीम के ऊपर। पीएलआई स्कीम क्या है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या होगा कि अगर मान लो आप प्रोडक्शन करते हो किसी चीज़ की, तो सरकार आपको क्या करेगी, इंसेंटिव्स देगी कि उसकी जो फ़ायदा है वो और ज़्यादा हमें मिले। वो अगर मान लो आपके माइंड में कोई चीज़ है, आप ये चाहते हो कि मैं सोलर सिस्टम का कुछ लगाऊं, ठीक है, और गवर्नमेंट उस पर बेनिफिट भी दे रही है, जो आप चाह रहे हो सरकारी तौर पे भी उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो ये आपको और ज़्यादा पुश करेगी कि इकोनॉमी में ये चीज़ें हों। तो ये कुछ स्टेप हैं जो सरकार के द्वारा इनडायरेक्ट वे में किए जाते हैं, जो लोगों की साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करते हैं, और इसके चलते उस सेक्टर में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। सरकार कई चीज़ों को जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। अब वो उस केस में क्या करेगी, उसमें बेनिफिट देने स्टार्ट कर देती है, और उसी के चलते क्या होता है कि वो जो बेनिफिट है वो लोगों को मिलने शुरू हो जाते हैं, और लोग उस सेक्टर में ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो पहला जो है वो पीएलआई स्कीम आप लोगों को उम्मीद करते हैं क्लियर होगी। नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था भारत नेट।
ये भी मेजरली जो है वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए रिलेटेड है, ठीक है। और कौन सी स्कीम है, कंज्यूमर जो की जो डिमांड है किसको लेके टेलीकॉम सेक्टर को लेके और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो भी कॉन्टिन्यूसली हमारे इंडिया में देखा गया इंक्रीज होती चली जा रही है। प्लस ये भी है कि ये सेक्टर जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप लोगों ने इकोनॉमी के केस में ये रीड किया होगा कि टाइप्स ऑफ मार्केट कितने होते हैं, मोनोपोली होता है, ओलिगोपोली होता है, दुओपोली होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। जो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है ये सबसे ज़्यादा सही होती है। क्यों, इसका आंसर क्या है? ओके, इसका मेजरली आंसर देखो क्या है, इसका मेजरली आंसर ये है कि अगर कंपटीशन है परफेक्टली तो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना है। अब कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना है, इंडियन कंज्यूमर कैसे इंप्रेस होती है? प्राइस से इंप्रेस होते हैं। अगर मान लो मैं दुकान के बाहर लिख दूं कि 50% ऑफ, तो ज़्यादा चांस है कि अगर लोग उसको देखेंगे तो लोग अंदर भी आएंगे। अगर MRP 99 रुपीज़ देख लो, 99 स्टोर होते हैं, तो उस केस में रश बहुत ज़्यादा होता है मॉल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इंडियन जो साइकोलॉजी है वो प्राइस के ऊपर बेस्ड है, क्वालिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है। और इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो वो लोग सब प्राइस गिरा देते हैं। प्राइस गिरा देते हैं, मेजर फ़ायदा लोगों को मिलता है। लोगों को प्राइस कम मिलते हैं तो लोग इस चीज़ की तरफ ज़्यादा और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जो हाइपर कंपटीशन है प्राइवेट सेक्टर प्रोग्राम में, वो भी एक रीज़न है कि इसमें देखा गया है कि ये और ज़्यादा उसको ऑगमेंट कर रहा है, किसको? टेलीकॉम सेक्टर को। सेकंड ये है कि लोग भी इसमें स्पेसिफिकली कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, और उन कोर्सेज के चलते ये जो है एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्किल डेवलपमेंट का सेक्टर भी जो है वो बन जाता है, जो कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा देगा। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को डिस्कस करो और लास्ट में इन्हीं के बेसिस पे एक कंक्लूजन जो है वो आप लिख दो, तो ये एक अच्छा आंसर माना जाएगा। क्लियर है आपको? अब देखते हैं आंसर में क्या लिखा था। The telecom sector in India has undergone a remarkable transformation, evolving from a luxury to a necessity and contributing significantly to Indian economic and social fabric. In 2025, India was the second largest telecom market globally, और इसके सब्सक्राइबर जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किए 1.2 बिलियन है, और अप्रॉक्सीमेटली 6.5% ऑफ GDP जो है वो इस सेक्टर के थ्रू ही हमारे पास आ रहा है। और प्राइमरी फैक्टर कौन से हैं जो इस सेक्टर को ऑगमेंट कर रहे हैं? सरकार की पॉलिसीज़ जो कि लिबरल और रिफॉर्मिस्ट है इन केस में, ठीक है। उसमें जो है वो FDI को भी बोला गया है, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कई सेक्टर में FDI को कम रखा जाता है, लेकिन कई सेक्टर में ज़्यादा भी रखा जाता है। गवर्नमेंट जो है वो इस केस में बहुत ज़्यादा लिबरल और रिफॉर्मिस्ट अप्रोच लेके जा रही है, और इस वजह से FDI को इसमें कितना प्रतिशत का बोला गया? 100% का, यानी कि फॉरेन से कोई भी इसमें जितना मर्जी इन्वेस्ट करे, ठीक है। और यही एक रीज़न है कि टेलीकॉम सेक्टर की जो ग्रोथ है वो बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में बहुत जल्दी हुई है, और बहुत जल्दी ही इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है जो ग्लोबली बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, भारत नेट प्रोजेक्ट चलाया गया था PM वानी के तहत, ठीक है। और ओवरऑल कई प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे बने हैं। हाइपर कंपटीशन है, इसके लिए लाइसेंस मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर है तो लोगों को जो है ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। रिलायंस जियो के आने के बाद भी डायनेमिक्स टेलीकॉम सेक्टर के बहुत ज़्यादा चेंज हुए। नेक्स्ट है राइजिंग कंज्यूमर डिमांड एंड डिजिटल इकोनॉमी ग्रोथ। तो ये भी इसमें जो है वो जैम ट्रिनिटी मॉडल को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5th। अब क्वेश्चन नंबर 5th में क्या डिस्कस किया गया बताइए? What kind of reforms are required in warehouse sector in India? How can these reforms help in augmenting the logistic ecosystem in the country? ठीक है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जो मर्चेंट नेवी में काम करता था। तो जब वो मर्चेंट नेवी में काम करता था, अभी जो है वो UPSC की प्रिपरेशन, तो उसका ये कहना था कि इंडिया में और फॉरेन देशों में क्या डिफरेंस है मर्चेंट नेवी के कंटेक्स्ट में। तो वो उसका मेजर डिफरेंस ये था कि जैसे मान लो कोई शिप पहुंचा, अब जैसे ही कोई शिप किसी कंट्री में पहुंचता है तो उसमें पेपर की क्लियरेंसेस होती हैं, यानी कि कागजी कार्रवाई जो है वो होती है, उसके चलते वो क्लियरेंस मिलती है उसको, फिर परमिशन मिलती है, और परमिशन के बाद जो है वो चीज़ों को 1 बाय 1 जो है वो नीचे उतारा जाता है। अब उस केस में नीचे उतार दिया, अब जो है
वहां से जो सामान लोड करना उसका दोबारा पेपर वर्क चलता है। इस पूरी प्रोसेस में जो है वो कुछ समय लगता है। लेकिन चाइना जो है उसने इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया है। और इसी चीज़ के चलते अगर मान लो कोई शिप चाइना पहुंचता है तो वो 48 आवर्स के बीच में ही, यानी कि 48 आवर्स के बीच में सामान उतारा, पेपर वर्क क्लियर किया, दूसरा क्लियर किया और सामान को जो है वो दोबारा रीलोड कर दिया और शिप जो है वो वापस भी आ जाता है। ठीक है, तो चाइना के केस में अगर ये ज़्यादा होगा तो यानी कि उनका जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इंडिया के केस में इसको जो है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है। एवरेजली अगर बात करें तो 20 से 25 दिन। तो सोच के देखो, एक तरफ जो है वो क्लियरेंस इतनी जल्दी मिल रही है कि आप 48 आवर्स के बीच में ही वापस भी चले गए आके। दूसरे देश में प्रॉब्लम ये है कि क्लियरेंस जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही, उस चीज़ में क्रॉस वेरिफिकेशन लगातार होती चली जा रही है और उसी कंटेक्स्ट में 15 से 20 दिन जो है वो हमें वापस जाने के लिए लग गए। तो जाहिर सी बात है जो सेकंड नेशन है उसका जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसमें मेजर इश्यूज है जिनको हम लोगों ने क्या करना है, इन्हेंस करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, इंट्रो लिखोगे। उसके बाद जो है वो क्या लिखोगे, उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट आर द प्राइमरी रिफॉर्म्स, कौन सी रिफॉर्म्स चाहिए, रिफॉर्म्स में रिकमेंडेशन लिखोगे, उन रिफॉर्म के चलते फ़ायदा क्या होगा उसके इम्पैक्ट लिखोगे और इम्पैक्ट के बाद फाइनली जो है वो क्या लिख दोगे, कंक्लूजन लिख दो। रिफॉर्म्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इम्पैक्ट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो ये एक अच्छा आंसर बन जाएगा जिसकी वर्ड लिमिट जो के आसपास होगी। तो सबसे पहले वेयर हाउस के बारे में हम लोग डिफाइन करते हैं कि वेयर हाउस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अगर वेयर हाउस की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और भी जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें बार बार ये लिखा जाता है कि इंडिया जो है उसका विजन ये है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। ठीक है, अब अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है तो हमें मेजर इन्वेस्टमेंट जो है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में करनी होगी, जो कि वेयर हाउस उसमें मेन है। ठीक है, अब वेयर हाउस के केस में प्रॉब्लम क्या है ये भी समझो। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई वेयर हाउस सेटअप कर दिया या फिर किसी को सब्सिडी दी या इंसेंटिव दिया कि अगर वो इस एरिया में सेटअप करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम जो है वो क्या होती है, प्रॉब्लम मेजरली ये होती है कि वो एरिया तक आने के लिए जो है वो क्या आएगा, हैवी व्हीकल्स आएंगे। अब वहाँ की जो रोड है वो प्रॉपर है, वहाँ पे जो अदर बेनिफिट्स हैं वो प्रॉपरली मिल रहे हैं। तो अगर इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो मिलके एक वेयर हाउस को एक अच्छा बनाता है, तो जो हमने रिफॉर्म्स लिखनी है वो रिफॉर्म्स के केस में भी हम उसी कंटेक्स्ट में सोचेंगे और लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर रिफॉर्म्स की बात करूं, पहली जो रिफॉर्म जो चाहिए यहाँ पे, तो वो रिफॉर्म क्या होगी कि MMLP, क्या बोला मैंने, MML और P, मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल मीन्स जैसा कि मैंने बोला सिर्फ वेयर हाउस को मत देखो, आसपास जो रोड ट्रांसपोर्ट है उनको भी देखो और लॉजिस्टिक प्रोग्राम। ठीक है, गवर्नमेंट ने राइट नाउ ये प्रोग्राम चलाया है, इसके चलते अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा और जिस एरिया में वेयर हाउस है उस एरिया प्लस उसके आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वेयर हाउस तक जाने का, और ताकि वेयर हाउस जो है वो अच्छा हो तो उस केस में भी गवर्नमेंट जो है वो अपना क्या करेगी, फ़ायदा देगी। इसको जो है वो एक चीज़ से और आप लोग जोड़ सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन इससे अच्छी होने लगेगी। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि पैसा बनने लगेगा। तो पहला जो पॉइंट आप लिखोगे रिफॉर्म्स में वो लिखोगे MMLP मॉडल, यानी कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोग्राम। लॉजिस्टिक में जितनी भी चीज़ें आती हैं उस एरिया में उनको इम्प्रूव कर दो ताकि जो है वो एक एक सेक्टर जो वेयर हाउस उससे कनेक्टेड है, ठीक है, जो लॉजिस्टिक सेक्टर उससे कनेक्टेड है, उसमें इम्प्रूवमेंट देखी जाए। तो पहली रिफॉर्म जो आपने लिखनी है वो यही लिखनी है और उसमें डिस्कशन जो है वो यही करनी है आप। सेकंड सेकंड है PPP, यानी कि प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस केस में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट है उसमें सरकार जो है वो पैसा लगा देती है लेकिन सरकार को लॉस हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी प्राइवेट प्लेयर को बुला सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप और सरकार मिलके पैसा लगाते हैं, कुछ सालों तक आप उसके आपको अपने पास रखो, जैसे ही आपको उसमें से जो पैसा लगाया है वो रिकवर हो जाता है और उस फिर पैसे को क्या करो, हम क्या करेंगे, वो एक तरीके से आपका रिफंड हो गया या रीपे कर दिया गया। अब उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा और गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से यूज़ करेगी। ठीक है, हमारी जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है जो 2024 में बनाई गई थी वो भी इसी कंटेक्स्ट में बनाई गई थी।
तो आपका जो आंसर राइटिंग करने का जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसको भी इस तरीके से रखो, ठीक है। और रिफॉर्म्स के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको चाइना की एग्जांपल दी, 48 आवर्स में शिप बैक आ जाती है, ठीक है। अब चाइना की एग्जांपल के साथ ही आप क्या लिख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स। जब भी कभी रिफॉर्म्स लिखो तो उसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स तो हमेशा लिखो, ठीक है। तो ये जो है वो इसमें लिखा जा सकता है, प्लस इसका भी कुछ स्टैंडर्ड मेंटेनेंस जो है वो होनी चाहिए, इसके चलते इन्वेस्टर जो है उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा और लॉजिस्टिक सेक्टर हमारा ओवरऑल ग्रो करना शुरू हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो 4 तरीके की रिफॉर्म्स हम लोगों ने देख ली। इसके इम्पैक्ट में क्या आएगा, सबसे पहली चीज़ जो होगी, जो चाइना के केस में हुआ उस एग्जाम्पल में, वो था कॉस्ट रिडक्शन। अगर आप लोग 20 दिन के लिए वहाँ पे रुक रहे हो तो अपने एम्प्लॉयज़ को भी फालतू में उतने में जो है वो वहाँ पे 2 चक्कर लगा सकते हो जितने में सिर्फ एक ही बन रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट रिडक्शन जो है वो मेजर बेनिफिट हमें मिलता है। क्लियर ऑन दिस। अब इसमें कोई एग्जांपल लिख सकते हो आप, और वो एग्जांपल जो है वो रियल लाइफ टर्म्स में भी होनी चाहिए। और जो सप्लाई चेन है, ठीक है, जो कि क्या है, सप्लाई चेन है, उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट इन सप्लाई चेन। और सप्लाई चेन के चलते इन्फ्लेशन के जो शॉक्स आते हैं, जो कि सप्लाई शॉक्स बोला जाता है इनको, कि मान लो किसी चीज़ की रॉ मटेरियल फैसिलिटी जो है उसकी प्रॉपर सप्लाई आनी बंद होगी और उस चीज़ के चलते इन्फ्लेशन देखने को मिली इकोनॉमी में, तो वो जो इन्फ्लेशन की फ्लक्चुएशन है वो भी कम हो जाएगी। क्लियर ऑन दिस। अब ये जो है वो तीसरा बेनिफिट हो गया हमारा। और अगर ये मॉडल जो है वो फॉलो हो गया और इसमें अच्छा वर्क हुआ तो एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन भी तो होगी इससे। तो ये कुछ इम्पैक्ट हैं जो किए जा सकते हैं और ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो की जा सकती हैं, और लास्ट में इसी के बेसिस पे एक कंक्लूजन लिख दो, तो ये एक अच्छा आंसर आपका बन जाएगा। चलिए, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी कि 2027 तक इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेन, और उसमें वेयर हाउस जो है वो मेन, डेवलपमेंट ऑफ MMLP ये हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट, वेयर हाउस में PPP मॉडल जो है वो यूज़ किया जा सकता है। अडेप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, regulating and simplification of the rules, focus on sustainable warehouses। 2 सिटीज़ हैं जिनकी एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं। पहला है लखनऊ, ठीक है, जिस केस में जो है कार्बन फुटप्रिंट्स को और ऑपरेशन कॉस्ट को कम किया गया। स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इसके जो फ़ायदे हैं वो हमें क्या मिलेंगे, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी, कंपटीशन, लोगों को फ़ायदा मिलेगा, सप्लाई चेन एफिशिएंट हो जाएगी, इन्फ्लेशन में कंट्रोल आएगा, ठीक है, जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। प्लस ये है कि इन्वायरमेंट भी हमारा सस्टेनेबल होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है, एक्सप्लेन द okay, so question is explain the need for capital formation in an economy. Do you think that Indian public capital expenditure at the current level is sufficient? Suggest measures for the reshuffling of the public private partnership. अब एक चीज देखो, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली इसमें अगर आप डायमेंशंस की बात करेंगे, इसमें 3 डायमेंशन है जो मेजरली है, ठीक है। पहला डायमेंशन जो है वो यहाँ तक है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, एक्सप्लेन द नीड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो जो हमने 7.5 मिनट्स में लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअल में है क्या। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि व्हाट इज द नीड फॉर दिस कैपिटल फॉर्मेशन, नीड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें कुछ 3 पॉइंट्स लिखेंगे, इससे ज़्यादा मत लिखो, ठीक है। उन 3 पॉइंट्स में क्या डिफाइन करना है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट इंडियन पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर एट करंट लेवल इज सफिशिएंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंडिया में हो रहा है, जो कि बजट के केस में है, क्या वो सफिशिएंट है, इसके बारे में क्वेश्चन है। और लास्ट में ये सजेशन देने हैं कि PPP मॉडल जो है कैसे उसको रीशफल कर सकते हैं ताकि ये तीनों बेनिफिट्स हमें मिल, यानी कि क्वेश्चन में जो डायमेंशन पूछे गए हैं वो 3 से 4 डायमेंशन है, और अगर बहुत फोकस के साथ लिखोगे तब ये क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है। अब बिना समय गंवाते हुए जो है वो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मेरी चीज़ समझो पहले, सबसे पहले क्या डिफाइन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है ये बताओ। कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली ये होता है, आपने कुछ पैसा लगाया,
ठीक है, आपने मान लो 100 रुपये लगाए, अब उस 100 रुपये लगाने से आपको कितना फायदा मिल रहा है या आपको कितनी रिटर्न मिल रही है, इसका नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन, सिंपल शब्दों में। क्लियर है सबको? और इसी से एक टर्म और आती है जो प्रीलिम्स के लिए सिग्निफिकेंट है, उसको बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसमें उन्हीं फिगर्स को रेशियो की टर्म्स में निकाल के जो है वो एग्जैक्ट फिगर्स आती हैं। ये जो है ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन को मेजर करने का तरीका है जिसको बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो मीन्स कितना इनपुट लगाया और उसके रिजल्ट में आपको कितना फायदा मिला, इसको बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये जो है ये कम होना चाहिए। इससे मीनिंग क्या है मेरा? इससे मेरा मीनिंग ये है कि आप कम पैसा लगाओ और आपको ज़्यादा फायदा मिले, तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो कम है, और इसी चीज़ के चलते कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। कॉन्सेप्ट समझ आया? इंट्रो में यही 3-4 चीज़ें लिखो आप, तो ये एक अच्छी इंट्रो मानी जाएगी। क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई इशू? नेक्स्ट, नीड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। अब नीड क्यों है? क्योंकि एक सेक्टर है जो दूसरे से कनेक्टेड है। मैं इकोनॉमिक्स की 3 थियरी बताता हूँ आपको, और उन 3 थियरीज को आप उसमें लिख भी सकते हो। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में एक ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में क्या, हम उन चीज़ों को रीड करते हैं, हम उन थियरीज को रीड करते हैं जिनको यूज़ करके कोई भी इकोनॉमी को जो है लोअर लेवल से ऊपर लेवल पे ले जाया जा सकता है। क्लियर है? अब उस केस में 3 थियरीज हैं जो मेन है, जो इस केस में डिस्कस करने वाली है। पहली है बैलेंस ग्रोथ थियरी, दूसरी अनबैलेंस ग्रोथ थियरी, तीसरी है बिग पुश। तीसरी कौन सी है? बिग पुश। बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ में क्या होता है? जैसे मान लो भारत नया नया आज़ाद हुआ, कब? 1950s के आसपास, 47 में आज़ाद हुआ। अब इंडियन इकोनॉमी में 51 में जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए। अब उस केस में उनके सामने सबसे सिग्निफिकेंट चैलेंज ये है कि इकोनॉमी को कैसे मैंने ग्रो करना है। उनके पास 2 रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है वो है बैलेंस ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ मीन्स आपके पास 3 सेक्टर हैं। पहला कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी सेक्टर है, और तीसरा कौन सा है? टर्शरी सेक्टर है। तीनों के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा लगाओ और तीनों जो है वो ग्रो करने शुरू कर दें, इसको बोलते हैं बैलेंस ग्रोथ। क्या बोलते हैं? बैलेंस ग्रोथ। सेकंड सेकंड चीज जो इस बारे में जाननी है वो ये है कि बैलेंस ग्रोथ के केस में पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। क्या बहुत ज्यादा चाहिए? अमाउंट ऑफ कैपिटल इज वेरी हाई। लेकिन इंडिया उस समय आज़ाद हुआ था, हमारे पास कैपिटल इतनी हाई नहीं थी, तो हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना होगा। चीज़ों को जब हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे तो उस चीज़ के चलते क्या होगा? हमारे पास पैसा कम है, सेक्टर जो है वो 2-3 बचेंगे। अब उन 2-3 सेक्टर में ही हम लोग पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, अब यही कुछ है जो इंडिया में हुआ। इंडिया ने अनबैलेंस ग्रोथ को चुना। अनबैलेंस ग्रोथ के केस में क्या होता है कि जैसे मान लो एक स्पेसिफिक सेक्टर है, आपने उसमें पैसा लगाया, अब वो सेक्टर ग्रो होने लग जाएगा। अब उसी सेक्टर के साथ कुछ बैकवर्ड लिंकेज भी होगी, कुछ फॉरवर्ड लिंकेज भी होगी। अब एग्जांपल देता हूँ, मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, इंडस्ट्रीज के ऊपर पैसा बहुत ज़्यादा लगा दिया। अब इंडस्ट्रीज को जो है वो फायदा मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक तो सबको? इंडस्ट्रीज जो है वो एक्चुअल में एग्रीकल्चर से भी कनेक्टेड है, जिनसे उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है, और इंडस्ट्रीज जो है वो आगे सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर से भी कनेक्टेड है। कैसे? क्योंकि लेबर जो है उनको वहीं से मिल रही है जो उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब अगर मान लो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं तो उसके साथ जो 2 कनेक्शन है वो दोनों भी तो ग्रो करेंगे, और इसी को जो है वो क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। क्या बोला जाता है? अनबैलेंस्ड ग्रोथ। और तीसरी थियरी मैंने बताई थी बिग पुश थियरी, जो कि बेसिकली ये बताती है कि आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो जब अपनी इकोनॉमी में इंजेक्ट कर देते हैं तो वो जो है आपकी इकोनॉमी एक लोअर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम से हायर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम में चली जाती है। सन 2020 में एक प्रोग्राम चलाया गया था कोविड के बाद, एमएसएमई सेक्टर के लिए उसकी डेफिनेशंस चेंज की गई। उसमें एक्चुअल में सरकार ने इस बिग पुश थ्योरी को ही फॉलो किया था, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन योर इकोनॉमी टू बी इंजेक्टेड so that your economy shift from a lower level of equilibrium to the higher level of equilibrium. Clear on this? अब ये चीजें हैं जो आप लोगों को लिखनी है इसमें। ठीक है, और नीड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नीड है?
क्योंकि उसी से जो है वो अदर सेक्टर कनेक्टेड है, अनबैलेंस ग्रोथ है, और अगर एक सेक्टर ग्रो करेगा तो वो बाकी दो को भी, तीन को भी फायदा देगा, और अगर उनको फायदा मिलेगा ओवरऑल इकोनॉमी में जो है वो इंक्रीज देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो डायमेंशन क्या इसमें डिस्कस किया गया था, डू यू थिंक दैट इंडिया कैपिटल एक्सपेंडिचर एट द करंट लेवल इज सफिशिएंट। तो इसको जो है वैसे तो पता है कि सफिशिएंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने डिप्लोमेटिकली इसका आंसर करना है। ठीक है, अब पहले ये समझते हैं ये होता क्या है। सी रंगराजन, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले रीड किया था, जो कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन के बारे में जिन्होंने बातें बताई थी, उन्होंने इसके बारे में भी बोला है। उन्होंने बोला कि दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। पहला जो एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा वाला जो एक्सपेंडिचर होता है इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में अगर हम लोग बात करें तो उसमें सरकार जो है वो पेंशन देती है, एजुकेशन स्कीम देती है, स्कॉलरशिप देती है। इसका हमें मेजर फायदा नहीं मिलता, इसका जो फायदा वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा। दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसके चलते सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या यूनिट खोल लेगी और उससे लोगों को फायदा मिलने लग जाएगा। अब एक चीज ध्यान से समझो आप लोग, ठीक है, वो चीज ये है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअल में गवर्नमेंट की पॉपुलिस्ट पॉलिसी होती है। हर व्यक्ति को घर में ये पता होगा कि उनके पेरेंट्स की पेंशन कितनी है, उनके ग्रैंडफादर की पेंशन कितनी है, पर उसको ये नहीं पता होगा कि कितना पैसा है जो सरकार ने कैपिटल एसेट में लगाया, कितनी कंपनीज ओपन की गई है। ठीक है, तो लोगों जो है वो किस चीज से अवेयर है, लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अवेयर है और सरकार उसी को ज्यादा रखती है। लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो इसका कोई ज्यादा फायदा हमें मिलता नहीं है इकोनॉमिक टर्म्स में। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उसको मान रही है तो सरकार का जो खर्चा है वो मेजर उसमें चलता रहता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि सरकार जो है वो ये पॉलिसी को शिफ्ट कर रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी जो है वो खर्चा भी होना स्टार्ट हो गया। इसका अगर हम लोग कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से देखें तो लगभग 2 टाइम्स जो है वो एक्सपेंडिचर हो चुका है। अगर पिछले 10-12 साल का जो है हम इंफॉर्मेशन लें, 2 टाइम्स हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे, लेकिन स्टिल अभी वो सफिशिएंट नहीं है अपनी इकोनॉमी को फुल पेस पे ग्रो करने के लिए। जो उसका पोटेंशियल है इसको और ज़्यादा ग्रो जो है वो कर सकते हैं और सरकार जो है वो इस बारे में स्टेप्स भी ले रही है। अब एक चीज़ देखो, मैंने जो ये आंसर किया इसका मेजर क्रक्स जो है वो क्या बना, इसका मेजर क्रक्स ये बना कि जो सफिशिएंट नहीं है वो उसमें और पैसा चाहिए। लेकिन इसको हम लोगों ने डायरेक्ट वे में नहीं लिखा, हमने इसका कंपैरिजन किया। प्रीवियस ईयर के केस में देखें तो हो रहा है ज़्यादा, लेकिन अभी सफिशिएंट नहीं है उसको फुल पोटेंशियल यूज़ करने के लिए, इसको और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर जो है वो इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये पूछा गया है कि सजेस्ट मेजर फॉर द रीशफलिंग ऑफ द पीपीपी, यानी कि शफलिंग रीशफलिंग पीपीपी के लिए जो है वो क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। अब इसमें देखो 3 पॉइंट्स हैं जो हम लोग मेजरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क को क्लियर करना चाहिए। लोग जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो उसमें कई चीज़ों के चलते उसमें इनिशिएटिव नहीं लेते। ठीक है, इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो ये जो है वो क्या होगा, ये लगातार नीचे चला जाएगा। और मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर मान लो कोई एसेट जो है वो किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है तो उसके ऊपर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो विजिलेंस होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफिस की, वो इतनी ज़्यादा इन्हेंस नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करना होगा ताकि इसमें जो है वो ग्रोथ देखी जा सके। ये 4 चीज़ें हैं जो इस आंसर में डिस्कस होंगी। क्लियर है सबको? जैसा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसमें मैंने बिग पुश थ्योरी डिफाइन की। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में भी ये लिखा था। चीज़ों को डिस्कस कीजिए और इससे जो है वो ये आंसर और अच्छा हो सकता है। मॉडल आंसर ज़रूरी नहीं है इसी को फॉलो करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने मॉडल आंसर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जो आंसर दिया गया है ये मेजर इसका एम जो है वो यही होता है कि इसमें अगर आप देखोगे वर्ड लिमिट भी नहीं होती, वर्ड लिमिट इजीली क्रॉस हो जाती है। इसका मेजर रीज़न यही है कि आपके माइंड में डायमेंशंस आए। अगर आपको 10 डायमेंशन दिए गए हैं तो वहाँ के अगर 3 या 4 भी याद रह जाएंगे तो आपको उसमें मेंस में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिफाई द ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई द नीड फॉर फोकसिंग टुवर्ड लाइवस्टॉक एंड अदर अलाइड सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। विल इट हेल्प इन डबलिंग फार्मर इनकम? हेल्प करेगा? ये मैं नहीं बोल रहा, पर्सनल व्यूज नहीं है, नीति आयोग ने बोला।
What measures have been taken to revamp this domain? 3 डायमेंशन, पहला काम, आंसर आया सामने, हम लोगों ने क्या करना है, पहले क्या लिखेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक। अब इसमें क्या लिखेंगे ये भी बताओ, जस्टिफाई द, हाँ, नीड फॉर फोकसिंग टुवर्ड लाइफ स्टॉक एंड अदर लाइफ सेक्टर। सबसे पहले ये लिखेंगे कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जो है वो 45% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन में इसकी वैल्यू 18% के आसपास है, और उसमें अलाइड सेक्टर 30% के आसपास है, जो कि यानी कि एग्रीकल्चर का 30% अलाइड सेक्टर से मिलके बना है। क्लियर है सबको? 3 लाइन की इंट्रो। उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन क्या लिखेंगे हम लोग, जस्टिफाई द नीड टू फोकस टुवर्ड लाइफ स्टॉक एंड अदर लाइफ सेक्टर। यहाँ पे क्या जस्टिफाई करेंगे, नीड टू फोकस ऑन विच सेक्टर, अलाइड सेक्टर। क्लियर है सबको? और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या बनेगी, और ये कैसे हेल्प कर सकता है टू डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ये हेडिंग बनेगी। और लास्ट में जो है वो एक कंक्लूजन हम लोग लिख देंगे। तो ये मेजर स्ट्रक्चर रहने वाला है, जो कि हमने कितनी देर में बना लिया, आधे मिनट में बना लिया। अब बाकी जो 7 मिनट्स हैं इसी ड्राफ्ट के ऊपर काम करके इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनको फिल करना है हम लोगों। ठीक है, अब इस चीज को देखो, इंडिया के केस में अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ द वर्क फोर्स को जो है ऑब्जर्व किया हुआ है, और उनको जो है वो नौकरी प्रोवाइड करता है। अगर जीवीए में बात करें तो 18% ऑफ इंडिया से एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ जीवीए, और ये कब का इंफॉर्मेशन है, 2022-23 की इंफॉर्मेशन। क्लियर है सबको? उसमें से लाइव स्टॉक और जो अलाइड सेक्टर है वो एक मेजर है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंडेंसी कम करने का रीजन एक ये भी है कि मॉनसून में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कभी जो है वो मॉनसून, मान लो बारिश ज्यादा होगी, मान लो बारिश कम हुई, तो इस चीज के चलते मेजर नुकसान जो होता है वो फसलों को होता है, यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स को होता है। लेकिन लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है ये किस पे डिपेंड नहीं करता, ये मॉनसून के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी सबसे कम है। और अगर फार्मर्स जो है वो अपनी इनकम को क्या कर देंगे, डाइवर्सिफाई कर देंगे, जैसे मान लो लाइफ स्टॉक सेक्टर हो गया, लाइफ सेक्टर में जो है मान लो बीज रख ली या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें रख ली, तो डाइवर्सिफिकेशन जितनी ज़्यादा होगी तो जो नेचुरल कैलेमिटीज़ का इम्पैक्ट है वो फार्मर्स के ऊपर मिनिमम हो जाएगा। और अगर मिनिमम हो जाएगा तो इसी चीज़ के चलते फार्मर को जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहले जो पॉइंट डिस्कस किया गया वो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, यानी कि इकोनॉमिकली भी इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। 30% ऑफ एग्रीकल्चर का ये है, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर ऑफ जीबीए, और 5% ऑफ जीबीए इन 2021 एंड 22। एवरेज अगर रेट देखें तो 8% का इसमें। ठीक है, लाइफ स्टॉक जो है वो एम्प्लॉयमेंट और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे हम लोगों ने ये एग्जांपल डिस्कस की। ठीक है, और प्लस ये भी है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, लाइक मीट, मिल्क एंड एग्स, उसके लिए जो भारत की जो डाइट है उसके लिए भी लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट। तो इसका जो रैशनल है इसके ऊपर फोकस करने का, वो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। रिसोर्स एफिशिएंसी है, सस्टेनेबल है, सोशियो एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, तो ये पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो हमने हेडिंग बनाई थी, कैसे ये फार्मर्स की इनकम को डबल कर सकता है। देखो पहली चीज़ देखो, हाई वैल्यू आउटपुट, इसमें जो हम लोगों ने पैसा लगाया और जो हमें बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल आउटपुट रेशियो है लाइफ स्टॉक सेक्टर में ज़्यादा है, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं है। प्लस एक चीज़ और देखो, अगर हमने मान लो पैसा लगाया तो उसमें हमें जो रिटर्न मिलती है वो लाइफ स्टॉक सेक्टर में सबसे कम है। एक इकोनॉमी में प्रोसेस होती है या फिर एक वर्ड यूज़ किया जाता है, एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड लेकिन बायो में भी दिखा है हमने। गेस्टेशन पीरियड बेसिकली बायो में जो है वो इस कंटेक्स्ट में होता है कि जो कोई भी बायोलॉजिकल, मान लो बेबी की फॉर्मेशन हो रही है, वो कितनी देर तक उसके वॉर्म में है। वैसे ही इकोनॉमिक टर्म में गेस्टेशन पीरियड जो है वो इस टर्म में यूज़ किया जाएगा। हमने जो पैसा लगाया और जो रिटर्न आई है हमारे, तो उसके बीच का कोई टाइम गैप होगा। हमने पैसा आज लगाया, हमें जो रिटर्न मिलनी है वो 6 महीने के बाद मिलनी है। तो ये 6 महीने का जो है वो क्या हो गया, ये गेस्टेशन पीरियड हो गया। अब यही गेस्टेशन पीरियड जो है वो अलाइड और एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कम है।
लाइफ स्टॉक और अलाइड सेक्टर में, ठीक है। तो ये एक मेजर सिस्टम है जो लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न उसको प्रोवाइड कर सकता है, किसको, फार्मर्स को, जिसके चलते उसको बेनिफिट मिलेंगे और रिस्क की जो मिटिगेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ICAR जो है इन रिपोर्ट्स में भी यही लिखा गया है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉमन है, जो आपको माइंड में रखने होते हैं, और वही पॉइंट्स हैं जो आगे चल के आपको फायदा मिलते हैं, ठीक है। सरकार ने लाइफ स्टॉक के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो लेके आई है। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन आया, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम आया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर आया। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग उसमें देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन बीइंग अ सक्सेसफुल मॉडल इन चाइना, इट हैज़ नॉट वर्कड इन इंडिया। SEZ जो है वो चाइना में अच्छा वर्क किया लेकिन इंडिया में अच्छा वर्क नहीं कर पाया, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ गिवन स्टेटमेंट enumerate the major concerns associated with SEZ and also suggest measures। सबसे पहले स्ट्रक्चर जो लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे कि इंडिया में इसके फेलियर के क्या क्या मेजर रीज़न थे और मेजर कंसर्न्स क्या हैं। उसके बाद ये लिखेंगे कि कैसे इसको रिफॉर्म किया जा सकता है, और लास्ट में एक कंक्लूजन जो है वो लिख देंगे। शुरू में क्या लिखेंगे, हाफ मिनट का ये था और हमने ये कर लिया। देखो, जब हमने इनिशियली पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें ज़्यादा समय लगा था, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस केस में देखो, इंट्रो में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहली प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है, डिस्पाइट द SEZ बीइंग अ सक्सेसफुल मॉडल। यहाँ पे लिखो SEZ था क्या, इंडिया में कब आया। अब इंडिया में जो आया था उसमें मेजर एरियाज कौन कौन से थे। गुजरात में एरिया था जहाँ पे SEZ जो है वो आया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखोगे चाइनीज़ मॉडल क्या था, और ये लिखोगे कि इंडिया का मॉडल क्या था और उसका रीज़न क्या था फेलियर का। रिफॉर्म्स में सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स तो एक रिफॉर्म रहेगा ही, और अलाइनमेंट ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज भी एक रिफॉर्म रहेगा, ठीक है। इन चीज़ों को बेसिस पे जो है वो एक आंसर अच्छा लिखा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं SEZ था क्या। SEZ आर डिजाइंड एन एरिया विद इन अ कंट्री। स्पेसिफिकली सिंपल शब्दों में बताता हूँ SEZ होता क्या है। एक ऐसा एरिया जो कि कंट्री के अंदर है, और उसको मेजर बनाने का मकसद जो है वो यही है कि इकोनॉमिकली ये एरिया जो है वो प्रॉस्परस हो जाए। इस एरिया में सरकार जो है वो काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट, टैक्स रिटर्न्स, ये सब चीज़ें लोगों को देगी, और इसका जो मेजर रीज़न होगा वो यही होगा कि इकोनॉमिकली हमारी जो इकोनॉमी है वो और अच्छी हो जाए, ठीक है। जैसे ही इकोनॉमी अच्छी होगी तो अदर बेनिफिट्स भी इसको मिलने लगेंगे। तो ये जो है वो लिखा गया था SEZ में। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, मेजर कंसर्न्स क्या है SEZ के साथ। लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन मीन्स यानी कि गुजरात का जो एरिया था जहाँ पे SEZ जो है वो डेवलपमेंट उसकी हुई, उस एरिया में मेजर कंसर्न यही देखा गया था कि लैंड जो है वो उसकी एक्विजिशन की जो प्रोसेस है, उसका जो पेपर वर्क है, उसकी जो अप्रूवल है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और इसी चीज़ के चलते उसमें कुछ एग्रीकल्चर लैंड भी आ रही थी, और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो जिसके भी नाम पे थी वो ईजिली जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा। और अगर मान लो ये आ भी गई इस एरिया में, तो ये एक्चुअल में फूड सिक्योरिटी का भी एक मेजर कंसर्न है। तो ये कुछ रीज़न है, यानी कि SEZ को अगर लगाना है तो उस एरिया में लगा सकते हैं जिस एरिया में जो है वो ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं है, फर्टाइल नहीं है वो ज़मीन, ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशन एंड सिक्योर्ड सेक्टोरल फोकस। इसका जो सेक्टोरल का फोकस था वो कम था। काफ़ी सारे इश्यूज जो है वो फेस करने को मिलते थे, जैसे इनएडिक्वेट डिमांड, कनेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लेंट्स थी बर्डन। नेक्स्ट है कॉस्ट कंपटीशन को डिक्लाइन जो है वो नहीं किया गया, यानी कि रॉ मटेरियल, अदर बेनिफिट्स तो मिल रहे थे सरकारी तौर पे, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स को पहुंचाने तक की लागत थी उस एरिया में वो बहुत ज़्यादा हाई थी। और इसी के चलते जो है वो SEZ में जिस व्यक्ति ने भी सेटअप किया उसको मेजर फ़ायदा जो है वो इतना नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो लिमिटेड है, इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेबर का कंसर्न था, लेबर उस एरिया में इजीली प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, तो इसी चीज़ के चलते जो SEZ का मेन मालिक है उसको हाई अमाउंट ऑफ मनी पे करनी पड़ी है उस लेबर को कि उस एरिया में आके वर्क करो, क्योंकि लेबर जो है वो सोशो इकोनॉमिक चीज़ों के चलते उसी स्पेसिफिक एरिया में काम करती रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं। अब इन्हीं के ऊपर, कंसर्न्स के ऊपर बेस कुछ सजेशंस हैं। सजेशन भी वैसे ही हैं। प्रॉब्लम क्या थी, लैंड एक्विजिशन की, तो इसमें क्या लिख लिया, स्ट्रीमलाइन लैंड एक्विजिशन प्रोग्राम, एनवायरमेंटल सेफ्टी, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, तो ये है। रूल्स को सिंप्लीफाई कर दो, ये एक सजेशन है। तो अभी तक कॉस्ट कंपटीशन कम करो, इंटीग्रेशन करो डोमेस्टिक मार्केट के साथ,
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने देखी, और हमने ये भी देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, मेजरली अगर आप 2 से 3 मेंस के टेस्ट देके जाओगे GS3 से पहले, अगर आपने अच्छे से दिए तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट माइंड में आ जाते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो हर किसी में आप चला सकते हो। जैसे कि अगर आप बात करो तो रिफॉर्म्स के ऊपर है, अगर सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स हो गया, लैंड एक्विजिशन हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप कॉमनली चला सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से मेंस की तैयारी करो। इकोनॉमी जो है वो GS3 ईजी है, स्कोर सबका एवरेज ही आएगा। मेजरली जो आपकी सिलेक्शन करवाएगा वो 2 सब्जेक्ट है, एक आपका एथिक्स है, एक आपका ऑप्शनल है, और ऐसे भी कुछ हद तक है। ठीक है, GS 1, 2, 3 में जो है वो एक एवरेज स्कोर ही आएगा आपका। ठीक है, तो मेरी तरफ से सब लोगों को ऑल द बेस्ट, जिनका भी मेंस है। थैंक यू।